अच्छा बाबा, अब एक एमसीक्यूज है, इसको थोड़ा देख लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। सो देख लें थोड़ा। मिसाल के तौर पे कह रहा है कि भाई एक एटॉमिक न्यूक्लियस है X236, मतलब 91 चार्ज नंबर है और 236 इसका मास नंबर है। इट अंडरगोज डिके लाइक अल्फा बीटा 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 एंड अल्फा। रेडिएशन इस तरह से ये कर रहा है, बता दो कि टोटल जो चेंज है वो कितना आएगा। पता क्या करना है, अल्फा भी कर रहा है, 3 बीटा भी कर रहा है, 2 अल्फा, 1 अल्फा और भी कर रहा है। तो एक काम करें आप, अल्फा अलग से कर लो। कितने अल्फा हैं टोटल? 2 हैं। तो कितना टोटल चार्ज नंबर चेंज होगा? टोटल जो चार्ज नंबर है वो कितना चेंज होगा? 2 × 2 -4 होगा। अच्छा, टोटल न्यूक्लियस नंबर कितना चेंज होगा? 4 एक का 4 दूसरा वाला, टोटल बनेगा आपका 8, मतलब 8 जो है ना वो आपका मास नंबर इस तरह से चेंज होगा। पहली बात ये। अच्छा, फिर देखो कि बीटा कितने? 3 बीटा है ना। अच्छा, हर बीटा का क्या हिसाब होता है? एक होता है इस तरह से +1, तो 3 का क्या बनेगा? +3। +3 क्यों लिखा? क्योंकि बीटा आम तौर पे और या ऑर्डिनरी जो बीटा है वो नेगेटिव बीटा समझा जाता है ना, तो हम बीटा नेगेटिव की बात करना चाह रहे हैं। चलो बेटा, अब नया वाला न्यूक्लियस मिलेगा क्या? तो थोड़ा देखो, चार्ज नंबर का हिसाब लगा लो। चार्ज नंबर पहले था कितना? 91। उसमें से क्या करना है? एक -4 करना है और क्या करना है? +3 भी करना है। ये ध्यान रख लो। इस तरह से हम ऐसे देखेंगे इसको, ठीक है ना। तो -4 और इस तरह से हम ये बात करेंगे। चलो भला न्यूक्लियस नंबर की क्या कहानी है? पहले कितना था? 236। उसमें से क्या करना है? -8। बीटा से फर्क नहीं पड़ना, तो आपने ये मालूम करना पड़ेगा। अच्छा, 91 में से 4 गए, बाकी बचे 87। 87 + 3 = 90। अच्छा, 236 में से 8 अगर माइनस करें तो इट वुड बी 228। तो जो डॉटर न्यूक्लियस है ना वो आपका मिलेगा 90 2 to 8 का। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन बी सही है। हम इसको डॉटर न्यूक्लियस उसीलिए कहते हैं क्योंकि ये और भी डिसइंटीग्रेट होगा, फिर वो और भी डिसइंटीग्रेट होगा, वो और भी डिसइंटीग्रेट होगा, ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये आपका डिके। अब इस डिके को कंटिन्यू करके हम लॉज ऑफ रेडियोएक्टिव पढ़ना चाहते हैं। इसका जो लॉ है ना वो किस तरह से होता है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। सुनो बेटा, मिसाल की तौर पे एक एटॉमिक न्यूक्लियस है जिसमें न्यूक्लियॉन की तादाद कोई ना कोई n0 है। n0 कहते हैं न्यूक्लियॉन की तादाद, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। n का मतलब सिर्फ न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के n है न्यूक्लियस नंबर। जितना ज्यादा न्यूक्लियस नंबर होगा उतना उसमें अनस्टेबिलिटी के चांसेस ज्यादा हैं, उतना उसमें रेडिएशन की वजह से या डिके की वजह से चेंज भी ज्यादा होगी। तो आप सिंपली इस तरह से कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके द चेंज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कि ओरिजिनल तादाद कितनी है। जितने ओरिजिनल न्यूक्लियॉन ज्यादा होंगे उतना चेंज भी ज्यादा आएंगे, पहली बात ये। और दूसरा ये कि ये डिपेंड भी करता है आपका टाइम पे भी। ज़ाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा चेंज होगा उतना टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या है कि डेल्टा टी भी देते हैं। डेल्टा टी मतलब जो टाइम इंटरवल है बाबा, ओके। अब आप एक काम करें, यहाँ पे इक्वलिटी दे दें तो एक कांस्टेंट भी देते हैं, बाकी n0 डेल्टा टी आपका वही रहा। तो ये एक सादी सी डेफिनेशन है जो कि चेंज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन हमें बताती है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियॉन की जो चेंजिंग है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है बाबा। अब इसमें नेगेटिव साइन आपने दी ना, ये नेगेटिव साइन बुनियादी तौर पे किस चीज़ को शो करती है? इट शोज रेडियो एक्टिव डिके। ये बता रही है कि देयर वुड बी डिक्रीज इन द साइज ऑफ न्यूक्लियस, जब हम ये कहते हैं। अच्छा, ये लैम्डा वेवलेंथ नहीं है, इस लैम्डा का मतलब है डिके कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं? डिके कांस्टेंट है। भला ये लैम्डा जो है वो किस पे डिपेंड करता है? आप कह सकते हो कि ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, कि मटेरियल आप किस तरह से लेते हो उस पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसके वैल्यू 2 तरह के होते हैं। अगर इसका वैल्यू छोटा है तो या फिर इसका वैल्यू बड़ा है, तो उसके लिए थोड़ा सुनो। जब लैम्डा का वैल्यू कम होगा तो हम ये बात करेंगे कि स्पॉन्टेनियस इमिशन नहीं है, स्लो इमिशन है। हम इसका क्या कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट स्लो इमिशन। अच्छा, जब लैम्डा का वैल्यू बड़ा होगा, व्हेन लैम्डा इज लार्जर, तो जो इमिशन होती है इसको हम बोलते हैं क्या, या किस तरह से? इट वुड बी स्पॉन्टेनियस, या हम कहते हैं इसको
फास्ट इमिशन। तो एक होती है स्लो इमिशन और एक होती है फास्ट। स्लो इमिशन में लैम्डा कम होता है, फास्ट इमिशन में लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये एक छोटी सी कहानी आप इस तरह से समझ लेंगे, ठीक बेटा। अच्छा, ये जो वैल्यू ऑफ लैम्डा है ना, ये कंप्लीटली किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, या दिस वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर और प्रेशर है ना, उस पर डिपेंड नहीं करती। आप टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाएं या कुछ भी करें, देयर वोंट बी चेंज टू द वैल्यू ऑफ लैम्डा एज वेल। लैम्डा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये छोटी सी कहानी डिके कांस्टेंट की। ओके बाबा, अब हम एक चीज़ यहाँ पे ये करना चाहते हैं, डेल्टा एन है ना, वो आप वही रखो, ये वाला जो डेल्टा टी इधर ले आओ, तो बनेगा रेट ऑफ चेंज। इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूक्लियन। इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूक्लियन। और इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी, व्हाट इज योर एक्टिविटी, व्हाट इज योर हॉबी। इसी तरह से व्हाट इज एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियस, टू डिसइंटीग्रेट। तो नाम रखते हैं एक्टिविटी। जितना फास्ट होगा उतना उसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी। अब ये एक्टिविटी हम किस तरह से लिखेंगे, ये एक्टिविटी हम किस तरह से लिखते हैं, देखिए ना, डेल्टा टी इधर ले आए तो यहाँ पे बाकी बचेगा क्या, लैम्डा बचेगा और एन बचेगा खाली। तो एक्टिविटी हम इस तरह से लिखते हैं। नेगेटिव साइन ना दें, क्योंकि एक्टिविटी में हमेशा की तौर पे हम मैग्नीट्यूड लेते हैं और मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। ये बात आप ध्यान रख लें। चलो, एक और चीज इसमें इस्तेमाल की जाती है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव एक्टिविटी। सुनो, इसका एक और नाम है बाबा, या इसी से रिलेटेड एक चीज और पढ़ते हैं, रिलेटिव एक्टिविटी। हम रिलेटिव इस्तेमाल लफ्ज कब करते हैं? जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं। यूरेनियम के न्यूक्लियस को मैंने कंपेयर करना है रेडियम के न्यूक्लियस से, तो मैं किस तरह से बात करूंगा कि कौन सा स्लो है कौन सा फास्ट है, मैं उसकी रिलेटिव एक्टिविटी को देखकर पता लगाऊंगा। अब ये रिलेटिव एक्टिविटी है क्या, तो थोड़ा देखो बाबा, बड़ा सादा है, पहले ये थोड़ा समझ लें। ये डेल्टा एन आपका और ये एन नॉट इधर ले आओ। रिलेटिव का मतलब है फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल का मतलब है चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल। तो सामने आपका क्या बचेगा, माइनस लैम्डा टी बचेगा, या माइनस लैम्डा डेल्टा टी बचेगा। अब इसमें जो चीज़ है ये मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, आप बराए मेहरबानी इस चीज़ को सही तौर पे समझेंगे। लिसन बाबा, ये पूरी कहानी बड़ा अच्छी तरह से हम ग्राफिकली समझेंगे। आप इसको ग्राफिकल या ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे थोड़ा देख लें। इसका जो ग्राफ हम बनाते हैं, तो देखो इधर यहाँ पे हम लिखते हैं डेल्टा टी और हेयर वी हैव एन नॉट ओरिजिनल न्यूक्लियस। पता क्या, न्यूक्लियस की ओरिजिनल तादाद मिसाल की तौर पे एन नॉट है, तो क्या होगा, एमिशन होगी। अच्छा, उस वक्त टाइम था मिसाल की तौर पे कह दो कि टाइम था टी, एक मिसाल लेते हैं, टी था। अच्छा, जब ये एक पर्टिकुलर टाइम तक जाता है ना, या एक पता क्या कहता है, शुरुआत में मैं थोड़ा और बता दूं कि न्यूक्लियस में पता क्या होता है, जिस तरह से स्पॉन्टेनियस एमिशन निकलती हैं तो न्यूक्लियर साइज पे फर्क पड़ता है, या न्यूक्लियॉन जो हैं उनकी तादाद पे फर्क पड़ता है। तादाद का मतलब ऐसा नहीं कि यूरेनियम अगर 92 है, 92 यूरेनियम है तो पता है बाद में क्या हो जाएगा, 92 का हाफ हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं उसके अमाउंट की बात कर रहा हूँ। अमाउंट पे डिपेंड या अमाउंट पे फर्क पड़ेगा। ये देखें, एन नॉट जो है ना, ये है अमाउंट ऑफ न्यूक्लियॉन, इसको समझ लें, ये है अमाउंट ऑफ न्यूक्लियॉन, नंबर नहीं कहना इसको हम कहते हैं अमाउंट। खास तौर पे ये मैं दोबारा से आपको करेक्शन करके बता दूं बेटा, ये अमाउंट ऑफ न्यूक्लियॉन की बात कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ न्यूक्लियॉन मेजर होता है इन टर्म्स ऑफ मास, ये मेजर होता है इन टर्म्स ऑफ ग्राम। ग्राम की बात कर लेते हैं, जैसा कि 15 ग्राम यूरेनियम था पहले, 20 ग्राम यूरेनियम था। पता जब डिसइंटीग्रेशन होती है ना, तो पहली फुर्सत में डायरेक्ट 50% बचता है, हाफ बचता है। जितना भी अमाउंट होगा ना उसका हाफ बचेगा पहली फुर्सत में। पहली फुर्सत में कितना बचेगा, हाफ बचेगा। और उस वक्त तक जो उसको टाइम लगेगा हाफ तक पहुंचने में, इस टाइम का नाम हम रखते हैं हाफ लाइफ टाइम। तो जो पहला हाफ है वो ये रहा। मैं दोबारा से बता दूं, रेडियोएक्टिव डिके में क्या होता है कि जो अमाउंट है, अमाउंट मतलब तादाद न्यूक्लियॉन की नहीं, अमाउंट मतलब अमाउंट इन ग्राम। जो यूरेनियम का अमाउंट है वो 50% बचा, पर अभी भी जो बचा हुआ 50% है, अभी भी वो यूरेनियम ही है। चलो एक बात और बाबा,
थोड़ी देर के बाद देखोगे ना तो दोबारा से वो और हाफ होगा, 50% होता है, और 50% हाफ का हाफ करो तो इस तरह से बना। तो उसके लिए जो उसको टाइम लगेगा, दिस वुड बी अनदर वन, ये आपका दूसरा हाफ टाइम है, इसको बोलते हैं t/2 आपका, ये आपका दूसरा हाफ टाइम है। अच्छा, इस डिले को हम कहते हैं हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या? द टाइम टेकन बाय रेडियोएक्टिव एलिमेंट टू गेट हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज, इसको हम कहते हैं हाफ लाइफ टाइम। चलें बाबा, जो तीसरा डिके होगा ना उसमें क्या होगा, जो बचा हुआ अमाउंट है उसका भी हाफ बचेगा, n/8 बचेगा इस तरह से। तो एक और आपका हाफ लाइफ टाइम, फिर एक और आपका हाफ लाइफ टाइम, फिर एक और हाफ टाइम, तो इस तरह हाफ 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 होता हुआ जाता है। और अगर आप इसको ग्राफिकली थोड़ा देखो तो ग्राफ आपको जो मिलता है तकरीबन ये देखो पैराबोलिक कर्व है। इस ग्राफ को मैथमेटिक में एक्सपोनेंशियल कर्व कहा जाता है। और जो एक्सपोनेंशियल कर्व है वो आपके दो तरह के, पहले थोड़ा इधर देख लो बाबा, जब ग्राफ आप ऐसे बनाओगे ना इट वुड बी रिप्रेजेंटेड एज e⁻⁻t, और जब आप ग्राफ इस तरह से ऐसे बनाते हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम इसको लिखते हैं e⁻+t, ये आपका +t है और ये आपका -t, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। अब मुझे बता दो ये वाला जो आपको कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिली ये बुनियादी तौर पे क्या है? एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व है ना, तो हम इसको क्या लिखते हैं? e⁻- लिखते हैं। उसी लिए जो रिलेटिव एक्टिविटी है ना उसको हम लिखते हैं e⁻−λt, e लिखते हैं एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, मतलब अगर आपसे कोई पूछे, और ये एमसीक्यूज आ भी चुका, एनडीएस वालों ने पूछा भी है काफी बार, कि रेडियोएक्टिव डिके में जो डिक्रीज इन द साइज होती है वो क्या होती है? ऑप्शन ए प्रोपोर्शनल, ऑप्शन बी लीनियर, ऑप्शन सी एक्सपोनेंशियल, इस तरह। तो बाबा इसका सही जवाब होगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट निकले, पहले बहुत अमाउंट निकलता है, क्योंकि पहले बहुत अनस्टेबिलिटी होती है, फिर थोड़ा और कम निकलेगा, फिर थोड़ा और कम निकलेगा, ऐसे होता है। जैसे आप इफ्यूजन फ्रॉम द पंचर्ड टायर करते हो या टायर से हवा निकालते हो, तो पहले हवा ज़्यादा निकलती है, फिर थोड़ी देर के बाद और कम निकलती है, फिर थोड़ी देर के बाद और कम निकलती है। तो बिल्कुल उसी तरह से इसका भी बिहेवियर ऐसे ही है। इसको बोलते हैं क्या? एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व। अच्छा, अब मैं एक बात आपको समझा दूं उसमें होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको जनरली ये समझा दूं। सुनो बेटा, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि भाई कोई भी आपका ओरिजिनल मास था m, ठीक है, तो जो मास या अमाउंट बचेगा वो कितना होगा ये हम देखना चाहते हैं। अमाउंट जो रिमेनिंग होगा ये हम देखना चाहते हैं। डिके के बाद नंबर ऑफ डिके, मैं टेबल से ये समझा देता हूँ आपको, ये थोड़ा समझ लो। और जो परसेंट होगा ना, परसेंटेज चेंज क्या होगा ये मैं आपको थोड़ा जनरल फार्मूला बना के बता देता हूँ। पहले मास क्या था? m था। पहले अमाउंट कितना था? 100% था। पहले डिके में क्या होगा, मतलब जब n = 1 नंबर ऑफ डिके जब आपका पहला होगा तो अमाउंट कितना बचेगा? m/2, हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अच्छा, कितना परसेंट होगा? जो 100 है ना उसको 2 से डिवाइड करो, मतलब 50% होगा। कह दो इट वुड बी 50%, सिंपल ऐसे। अगला जो डिके है, मतलब सेकंड डिके में क्या होगा? जो बचा हुआ अमाउंट है उसका हाफ होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इट वुड बी m/4, या जनरल फार्मूला बनाने की कोशिश करते तो हम लिखते हैं m/2/2। 2/2 वाली ये गेम समझ लेना। अच्छा, परसेंटेज कितना मिलेगा? जो 100/2 पहले था ना उसका हाफ करो, तो हम कह सकते हैं 100/2/2। बाबा तीसरे डिके में कितना अमाउंट बचेगा? जनरल फार्मूला बन गया, तो क्या बनेगा? 2/3। परसेंटेज कितना होगा? 100/2/3। तो 4 में कितना? 2/4। 5 में कितना? ये सारा कुछ हो गया। इसका मतलब ये हुआ फॉर n डिके, whenever there exists n डिके, 10 डिके, 15 डिके, 20 डिके, जितने भी हुए, n डिके के बाद अमाउंट कितना बचेगा? तो बड़ी सादी सी बात है, there exists m/2/m, अमाउंट इतना बचेगा। परसेंटेज कितना होगा? तो बड़ी सादी सी बात है, 100/2n कर दो ये।
तो किसी भी एंड डिके के बाद जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बचेगा, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिमेनिंग होगा, दैट कैन बी वेल एक्सप्रेस्ड बाय मींस ऑफ दिस वन, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल बिहेवियर है, ठीक है ना। अच्छा, एक बड़ा सादा सा मिसाल, एक बड़ा सिंपल सा, फॉर एग्जांपल इफ 64 ग्राम ऑफ सर्टेन रेडियोएक्टिव एलिमेंट या रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस undergoes transition. Okay, if half life of nucleus is, जो हाफ लाइफ ऑफ न्यूक्लियस मिसाल के तौर पे is 24 years, then amount of substance remaining after 96 years will be dash. अच्छा, चंद ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से बाबा कर लें. लेट मी डिफाइन सम ऑप्शन. ओके, अच्छा, टोटल ओरिजिनल अमाउंट कितना 64 ग्राम. अच्छा, हाफ लाइफ कितना है इसका 24, ये है. 96 सालों के बाद, 96 ईयर्स के बाद बता दो अमाउंट कितना होगा. अच्छा, हर अकेला जो डिके है उसमें टाइम कितना लगता है यहाँ पे 24 ईयर. तो 96 सालों के हिसाब से अगर हिसाब लगा लें तो तकरीबन कितना है नंबर ऑफ डिके होंगे 24, 24, 24, 24. 24 कितनी बार हों कि 96 बने, 4 बार हों. इसका मतलब कितने डिके होने चाहिए, 4 डिके होने चाहिए. और जब 4 डिके, अच्छा पहले हम पता है क्या करेंगे, एन मालूम करेंगे. एन कैसे मालूम कर सकते हैं, इसका तरीका बेटा क्या, जो भी टाइम है वो आपने डिवाइड करना होगा किसके साथ, जो उसका हाफ टाइम होता है उसके साथ. टाइम कितना 96, अच्छा हाफ टाइम कितना 24, तो डिके कितने होंगे 4 डिके होंगे. 4 डिके के बाद अमाउंट कितना बचेगा, तो जनरल फार्मूला क्या है, m अपॉन 2 पावर n करो. अच्छा, ओरिजिनल मास कितना था 64, 2 पावर n का मतलब क्या 2 पावर 4. अच्छा, 64 आपका वही रहा, 2 पावर 4 का मतलब है 16. तो यू कैन सिंपली से देयर एग्जिस्ट 4 ग्राम. 4 डिके के बाद अमाउंट जो बनेगा रेडियोएक्टिव का वो ये बनेगा. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी. तो देखो ये जो रिलेटिव एक्टिविटीज की होती है ना, रिलेटिव एक्टिविटी को हम इस तरह से ऐसे मेजर करते हैं, हाफ 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 करते जाओ, क्योंकि ये लीनियर नहीं होता, ये प्रोपोर्शनल नहीं होता, ये हमेशा के तौर पे ऐसे होता है. आप ये नोट कर लो. एक चीज और भी हम बता दें, अच्छा बाबा, जो हाफ लाइफ टाइम होता है जो अभी हमने बात की ना, वो होता क्या अपने तौर पे देखो थोड़ा. हाफ पीरियड भी कहते हैं, हाफ लाइफ टाइम भी कहते हैं. इसका मतलब ये है कि द टाइम टेकन बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस या रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू गेट हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज, इसको हम कहते हैं हाफ लाइफ टाइम. अच्छा, इसको हम शो करते हैं बुनियादी तौर पे टी हाफ से, और ये मैथमेटिकली होता है नेचुरल अपना जो लॉगरिथम ई बेस लॉगरिथम 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, हम इस तरह से करते हैं. अच्छा, अब ये ई बेस लॉगरिथम आपका जो इस तरह से होता है लॉगरिथम 2, इसकी वैल्यू 0.693, ये आपका लैम्डा आपका वही ऐसे. अच्छा, टी हाफ का मतलब है हाफ लाइफ टाइम, लैम्डा आपका वो डिके कांस्टेंट है, थोड़ी देर पहले पढ़ा. अच्छा, यहां से बड़ी सादी बात आप कर सकते हो, इफ लैम्डा इज स्मॉल, अगर लैम्डा कम होगी तो टी बड़ा होगा, टी हाफ इज लार्जर, और जो ज्यादा वक्त लगाएगा वो स्लो होता है एमिशन, उसीलिए हम कह सकते हैं कि देयर वुड बी स्लो एमिशन.
और यही बात मैंने थोड़ी देर पहले बता दी कि जब लैम्डा की वैल्यू कम होगी तो स्लो इमिशन होती है, क्योंकि लैम्डा कम टाइम बड़ा लगेगा। क्योंकि ये जो हाफ लाइफ टाइम है ना बाबा, ये इनवर्सली होता है डिके कांस्टेंट के, या ऐसे समझ लो जो डिके कांस्टेंट है वो इनवर्स होता है किसके, हाफ टाइम पीरियड के, जब हम ये रिलेशन बना सकते हैं। चलो इसी तरह से अगर लैम्डा की वैल्यू आप ज्यादा रखोगे तो फिर पता क्या होगा, टाइम जो यहाँ पे होगा इट वुड बी स्मॉल, और जो चीज़ कम वक्त लगाती है वो फास्ट होती है, तो उसका नाम हम रखते हैं, या इसको हम किस तरह से लेते हैं, देयर वुड बी फास्ट इमिशन। तो एक होती है स्लो इमिशन और एक होती है आप सिंपली कह दो कि फास्ट इमिशन। तो जो जनरल तरीके का है ना इसका, वो हम इस तरह से इसे लेते हैं, ठीक है बाबा। अच्छा, हर किसी का अपना टाइम होता है, सुनो, टी हाफ जिनका कम होता है वो फास्ट इमिशन करते हैं, उसी लिए हम सिंपली कह सकते हैं दे आर से टू बी शॉर्ट लिव्ड, उनकी लाइफ कम होती है। और जिनका हाफ लाइफ टाइम बड़ा होता है वो ज़्यादा देर रहते हैं, उसके लिए हम कह सकते हैं कि दीज आर से टू बी लॉन्ग लिव्ड। एक होते हैं शॉर्ट लिव्ड और एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग लिव्ड। पहली बात ये बाबा। अच्छा, अब मैं एग्जाम्पल बता दूं, मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा आमतौर पे रेडियम होता है, या आपका जो रेडॉन होता है उसकी हम बात कर लें। रेडियम की 1590 साल इसकी है, पता है? रेडियम का जो हाफ लाइफ टाइम है वो कितना है, 1590 साल। मतलब रेडियम अमाउंट ले लो, 10 ग्राम रेडियम ले लो, 1590 सालों के बाद वो 5 ग्राम बचेगा, पर होगा फिर भी रेडियम। अमाउंट इन ग्राम हाफ हो जाता है इसका, ऐसे समझ लो। अच्छा, इसी तरह से एक और है जिसको हम बोलते हैं रेडॉन, ये होता है 3.825 डेज, इसका हाफ लाइफ टाइम बहुत कम है, तो ये जल्दी डिसइंटीग्रेट होगा, इसकी फास्ट इमिशन होगी, इसकी स्लो होगी। इसके लिए कह सकते हैं कि भाई ये लॉन्ग लिव्ड है, इसकी लाइफ बड़ी है, और ये आप सिंपली कह सकते हो कि क्या है, शॉर्ट लिव्ड है, इसकी लाइफ कम है। तो ये छोटी सी कहानी है जो कि आपके हाफ टाइम या हाफ पीरियड में, ठीक बेटा। सो रेडियो एक्टिव डे आपका कंप्लीट हुआ। अब इसमें कुछ लॉज हैं, उसके लिए इंशाल्लाह ताला आपका जो कमिंग लेक्चर है बाबा उसमें हम बात करेंगे। सो फिलहाल इस चीज़ को नोट कर लें। थैंक यू वेरी मच।